Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of History of English Literature. This is part 1 of lecture 19. Okay, in this lecture we will discuss different literary works of literary writings of एडमंड स्पेंसर. जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है एडमंड स्पेंसर के बारे में, जो कि मैंने उनके बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई थी. तो अब हम उनके जो डिफरेंट वर्क्स हैं, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे. और ये तमाम वर्क्स वो हैं जो आपकी आउटलाइन में मेंशन किए गए हैं. तो इन वर्क्स से रिलेटेड मैं आपको कुछ सिंपल सी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगी इस लेक्चर में, ठीक है ना. तो शेफर्ड कैलेंडर को अगर हम देखें तो ये 1579 में जो है ये लिखी गई थी. ये जो है 1579 में इसको जो है वो 1579 में जो है शेफर्ड्स कैलेंडर पब्लिश की गई थी, ठीक है. यानी कि इसके लिखने का जो सिलसिला था, राइटिंग प्रोसेस, वो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ौरन 1579 में ही लिख दी गई और 1579 में पब्लिश कर दी हो. तो राइटिंग प्रोसेस पहले का स्टार्ट था, लेकिन 1579 में शेफर्ड्स कैलेंडर जो है ये पब्लिश की थी एडमंड स्पेंसर ने. और दिस इज़ द ईयर शेफर्ड्स कैलेंडर एंटर्ड इनटू द स्टेशनरी रजिस्टर्स एंड वाज पब्लिश, ठीक है. यानी कि इसको इसी साल जो है वो पब्लिश किया गया था और इसको स्टेशनर्स जो रजिस्टर था उसके अंदर भी इसको एंटर किया गया था, ठीक है ना. और अगर हम देखें कि स्टेशनर्स रजिस्टर जो है ये क्या चीज़ है, तो स्टेशनर्स रजिस्टर जो है ये एक बुक थी जो कि रिकॉर्ड रखती थी जितनी भी डिफरेंट, जो आप कह सकते हैं कि राइटिंग्स थी, उनका रिकॉर्ड रखा जाता था इसके अंदर, ठीक है ना, लिटरेरी पीसेस का. दिस वाज स्पेंसर्स मेजर वर्क. और शेफर्ड्स कैलेंडर जो है ये स्पेंसर का मेजर जो है वो फर्स्ट वर्क था. फर्स्ट मेजर वर्क जो था वो शेफर्ड्स कैलेंडर था. और इसके अंदर स्पेंसर ने खुद जानबूझ के इसको डिफरेंट करने के लिए, इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए दूसरे जो उस टाइम के वर्क्स थे उनसे इसके अंदर आर्केइक लैंग्वेज जो है वो यूज़ की थी, ठीक है. और किया क्यों था ये, इसने ट्रिब्यूट दिया था चौसर को, हुज वर्क ही मोस्ट एडमायर टू मेंटेन द रस्टिक इफेक्ट इन द राइटिंग. तो चौसर को होमेज करने के लिए, यानी कि चौसर को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि चौसर को ट्रिब्यूट क्यों दिया था स्पेंसर ने, इसलिए क्योंकि चौसर से स्पेंसर बहुत ज़्यादा चौसर को एडमायर करता था, उससे इन्फ्लुएंस था, उससे पसंद करता था, ठीक है ना. तो इसलिए उसने ट्रिब्यूट देने के लिए आर्काइक लैंग्वेज जो है उस यूज़ की थी अपनी राइटिंग के अंदर, और एक रस्टिक इफेक्ट जो है अपनी राइटिंग के अंदर क्रिएट किया था. यानी कि क्योंकि आप देखें ना शेफर्ड्स कैलेंडर है, तो इसके अंदर रस्टिक इफेक्ट यानी कि एक थोड़ा सा कंट्री साइड जो इफेक्ट है वो देना था, तो उसको देने के लिए इसने जो है आर्काइक लैंग्वेज यूज़ की थी स्पेंसर ने. और ये टाइटल जो है शेफर्ड्स कैलेंडर, ये हमने यानी कि स्पेंसर जो है इन्होंने लिया था फ्रेंच एल्मेनाक से लिया था. और ये क्या होता है, ये एक बेटा रॉयल किस्म की आप कह सकते हैं, एक रॉयल जो था ये एक आप कह सकते हैं डायरेक्टरी थी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन थी, मतलब कि डिफरेंट एक आप फ़ोन डायरेक्टरी आपने देखी है, उसके अंदर लोगों के नाम दिए होते हैं और उसके बाद उनका जो है फ़ोन नंबर मेंशन किया होता है, कुछ इस तरह से होता है. तो ये जो ये फ्रेंच एल्मेनाक था, इसके अंदर भी क्या था, ये एक डायरेक्टरी थी जिसमें डिफरेंट लोगों के नाम वगैरह और डिफरेंट लोगों से, यानी कि जितने भी सिविलियंस थे उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद थी. और शेफर्ड्स कैलेंडर जो नाम है ये इसी से लिया था स्पेंसर ने. शेफर्ड्स कैलेंडर वाज अ पोएटिक वर्क दैट कंसिस्टेड ऑफ 12 बुक्स. शेफर्ड्स कैलेंडर जो है ये 12 बुक्स के ऊपर जो है ये कंप्लीट हुआ, मतलब कि 12 बुक्स के ऊपर कंसिस्ट करता है ये जो वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर का. और इन ईच स्टोरी वी बिलीव टू डिपिक्ट पीपल फ्रॉम स्पेंसर्स लाइफ इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. और क्योंकि 12 बुक्स के ऊपर है तो मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज होंगी इसके अंदर, शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर, ठीक है ना. और हर स्टोरी जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन जो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ हैं वो तमाम के तमाम जो स्टोरीज़ हैं वो उसके अंदर जो पीपल यानी कि जो लोग, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो स्पेंसर की लाइफ के अंदर थे. यानी कि स्पेंसर को बहुत सारे कैरेक्टर्स स्पेंसर ने वो अपनी स्टोरीज़ में शेफर्ड्स कैलेंडर में डिपिक्ट किए जो कि उसकी लाइफ में थे, जो जिनसे वो वाकई जिनको वो जानता था. और स्पेंसर इवन खुद भी उसके अंदर एज अ कैरेक्टर जो है शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर इंक्लूड है. इट इज़ बिलीव दैट होबिनॉल द कैरेक्टर वॉज हिज फ्रेंड गैब्रियल हार्वे. अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि कौन कौन सा कैरेक्टर जो कि उसकी लाइफ में था और वो उसकी स्टोरीज़ में भी इंक्लूड था, वो कौन कौन से हैं. ये आप बेशक याद ना करें, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना. तो होबिनॉल जो एक
कैरेक्टर था इसके अंदर वो इसके फ्रेंड गैब्रियल हार्वे की तरह बिल्कुल एक्ट कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही था। इसलिए लोग कहते हैं कि ये बिलीव किया जाता है कि हॉबी नॉल जो कैरेक्टर था वो असल में बेस किया था उसके फ्रेंड गैब्रियल हार्वे के ऊपर, ठीक है ना, गैब्रियल हार्वे के ऊपर। जो कैरेक्टर था रोफी का जॉन यंग के ऊपर बेस किया गया था। जो कैरेक्टर था एल्ग्रिंट था वो आर्च बिशप के ऊपर बेस किया गया था, जो कैंटरबरी के अंदर था, ठीक है ना, फ्रिंडल कैंटरबरी के अंदर जो था आर्च बिशप, उसके कैरेक्टर के ऊपर बेस किया गया था। एंड कॉलिन कोलट वॉज बिलीव्ड टू बी स्पेंसर हिमसेल्फ, यानी कि ये कोई 3-4 कैरेक्टर्स आपके सामने मैंने रखे हैं और ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनके आपको नाम बता दिए गए हैं कि ये कौन से कैरेक्टर के ऊपर जो है वो स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर बेस कर रहा है, ठीक है ना। Stories were actually poems that were broken down into stories about various characters or shepherds through the seasons. अब ये जो चीज़ें ये आपने माइंड में रखनी है। स्टोरीज जो सी मैं आपको कह रही हूँ ना शेफर्ड्स कैलेंडर की, असल में तो शेफर्ड्स कैलेंडर एक पोइम है। तो स्टोरीज जो थी वो पोइम के अंदर जो है डिफरेंट स्टोरीज पहले लिखी गई पोइम की शेप में और फिर उन स्टोरीज को ब्रोक डाउन किया गया, डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए गए और उसके अंदर वेरियस कैरेक्टर्स जो थे वो शेफर्ड्स को यानी कि वो जो कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंट सीजन्स दिखाते थे और वो मतलब कि एक शेफर्ड जो है वो डिफरेंट सीजन्स में किस तरह से एक्ट करता है वो ये स्टोरीज जो हैं वो ये बयान करती थी कि एक शेफर्ड जो है वो डिफरेंट सीजन्स में किस तरह से एक्ट करता है। तो ये जो डिफरेंट स्टोरीज़ को शॉर्ट स्टोरीज़ बनाई गई उस पोइम को, यानी कि इस तरह से लिखा गया कि उसके अंदर स्टोरीज़ लिखी गई और फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए, उसे ब्रोक डाउन किया गया और हर पार्ट में ये दिखाया जाता था कि एक शेफर्ड जो है वो डिफरेंट सीजन्स में, यानी कि किसी में समर दिखाया, किसी में विंटर दिखाया, किसी में स्नो फॉलिंग दिखा दी, किसी में जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑटम दिखा दिया, कि किस तरह से डिफरेंट सीजन्स के अंदर शेफर्ड जो है वो एक्ट कर रहे हैं या वेरियस जो है वो काम करते हैं। अब स्पेंसर ने जो ये लिखी थी शेफर्ड्स कैलेंडर, ये इसने इमिटेशन की थी, यानी कि इन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि इन्होंने लिखी थी वर्जिल्स की इकोलॉग्स जो थी, इकोलॉजीज़ जो थी उसकी बेस के ऊपर। वर्जिल भी एक राइटर हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा फेमस पोएट हैं वर्जिल, और वर्जिल की जो एक पोइट्री थी जो उनकी एक थी इकोलॉजीज़ जो थी उसकी बेस के ऊपर उसकी इमिटेशन यानी उसकी नकल करने की कोशिश की गई थी, उसे इमिटेट करने की कोशिश की गई थी, उसे फॉलो करने की कोशिश की गई थी स्पेंसर के शेफर्ड्स कैलेंडर में, ठीक है ना। द कैलेंडर हैज़ एन इकोलॉग फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। अब इकोलॉग क्या होता है, पहले आप यहाँ पे ये क्लियर कर लें। इकोलॉग होता है बेटा एक शॉर्ट आप पोइम कह सकते हो उसे, और या फिर पेस्टोरल डायलॉग्स भी कह सकते हो, यानी पोइम की शेप में पेस्टोरल डायलॉग्स होते हैं वो। तो हर जो कि हमारा जो शेफर्ड्स कैलेंडर था, कैलेंडर से पता चल रहा है इसके अंदर 12 जो हैं वो स्टोरीज़ हैं या पोइम्स हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या था कि हर जो मंथ स्टार्ट होता था उस मंथ से स्टार्ट से पहले उसमें एक इकोलॉग दिया जाता था। वो इकोलॉग एक शॉर्ट पोइम होती थी जो उस मंथ के बारे में जो होती थी, उस मंथ को बयान करी होती थी, एक्सप्लेन करी होती थी या उसके बारे में बता रही होती, ठीक है ना। इकोलॉग को अगर हम देखें तो शॉर्ट पेस्टोरल पोइम रिटन एज डायलॉग्स और सोलिलोक्वी इंक्लूडिंग कन्वर्सेशंस अमंग शेफर्ड्स एंड रस्टिक फोक, यानी कि शॉर्ट जो हैं वो पोइम्स होती थी या पेस्टोरल डायलॉग्स अगर होते थे तो वो किस किस के दरमियान होते थे, वो होते थे शेफर्ड्स के दरमियान और जो गाँव के दूसरे लोग होते थे उनके दरमियान डायलॉग्स होते थे, या फिर सोलिलोक्वी होती थी, यानी कि वो खुद ही शेफर्ड जो है उसके जो वो कोई बात कर रहा होता था, वो कोई सोलिलोक्वी जो है वो बयान कर रहा होता था, कोई बात कर रहा होता खुद ही अकेला। और मोस्ट ऑफ द इकोलॉजीज कंसर्न गुड और बैड शेफर्ड्स ऑफ क्रिश्चियन कॉन्ग्रीगेशंस, ठीक है ना, कॉन्ग्रीगेशंस। तो जो काफ़ी सारी जो इकोलॉजीज होती थी वो किस बारे में होती थी, वो होती थी क्रिश्चियंस के जब वो इकट्ठे होते थे ना इबादत वगैरह करने के लिए, यानी कि जब वो अक्सर इकट्ठे होते थे कि उन्होंने कोई रिलीजियस जो है वो वर्शिप करनी होती थी या रिलीजियस कोई काम करना होता था, तो वो उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, मतलब ठीक है ना। कॉन्ग्रीगेशन जो होता है वो होता है कि जब जो काफ़ी सारे लोग जो हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो इकट्ठे होते हैं कोई मतलब कि रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, वो वर्शिप भी हो सकता है या फिर कोई रिलीजियस काम जो है वो करने के लिए। तो जो मोस्ट ऑफ द इकोलॉजीज जो थी शेफर्ड्स कैलेंडर की वो किस बारे में थी, वो इसी बारे में थी कि क्रिश्चियंस इकट्ठे होकर किस तरह से इबादत करते हैं और वो क्या क्या कुछ करते हैं, इसी से रिलेटेड होती थी वो, यानी कि शॉर्ट पोइम होती थी क्रिश्चियंस की वर्शिप से रिलेटेड, ठीक है ना।
अगर हम एस्ट्रोफिल को देखें, एस्ट्रोफिल भी एक पेस्टोरल एलिजी है और ये लिखी गई थी। एलिजी का तो अब आपको पता है एलिजी क्या होता है, ये आपको मैं ऑलरेडी एलिजी जो है वो डिस्क्राइब कर चुकी हुई। तो पेस्टोरल एलिजी होती है एस्ट्रोफिल, और ये लिखी गई थी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड वेलोरस नाइट। ठीक है, सर फिलिप सिडनी जो थे उनकी जो डेथ हुई थी, तो उनकी डेथ के ऊपर एडमंड स्पेंसर ने एक पोइम लिखी थी और उसको कहा जाता है मतलब एस्ट्रोफिल, और वो एक पेस्टोरल एलिजी थी। ठीक है ना। एस्ट्रोफिल जो है वो स्पेंसर की जो है वो पेस्टोरल एलिजी है सिडनी के लिए, लेकिन इसने क्या चीज़ यूज़ की थी एज आप कह सकते हैं कि बेस, या फिर किसको इसने अपना किसकी यानी कि आप कह सकते हैं कि इसने जो सब्जेक्ट मैटर लिया या जो इसको एक आइडिया आया, जो इसका सोर्स था, कि जिस सोर्स की बेस के ऊपर या जिस सोर्स को देखकर स्पेंसर ने जो है वो एस्ट्रोफिल लिखी, वो थी रॉन्सर्ड्स की एडोनिस। ठीक है, रॉन्सर्ड जो है इनकी एडोनिस जो थी, उस एडोनिस की बेस को बेस बनाया गया था, प्रिंसिपल सोर्स बनाया गया था, यानी स्पेंसर ने एडोनिस को अपना सोर्स बनाया था और उसको देखकर इन्होंने एस्ट्रोफिल जो है वो लिखी थी, जो कि एडमंड स्पेंसर की डेथ के ऊपर इन्होंने लिखी थी एलिजी। ठीक है ना। द टोन एंड द पोइटिक स्ट्रेटजी ऑफ द पोइम आर वेरी डिफरेंट, यानी कि जो टोन है और जो स्ट्रेटजी इस पोइम को लिखने के लिए यूज़ की गई एस्ट्रोफिल को, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल पोइम्स। ठीक, एस्ट्रोफिल delicately casts the reality of Sydney's life and death in pastoral fantasy to celebrate the poet of the Arcadia। यानी सिडनी ने अर्काडिया लिखी है ना, तो उन्होंने कहा पोएट ऑफ अर्काडिया, यानी पोएट ऑफ अर्काडिया यानी कि सिडनी की डेथ को और लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए या फिर उसके बारे में बताने के लिए कि कैसी थी। एक पेस्टोरल फैंटेसी जो है वो स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल के अंदर क्रिएट की, यानी कि एक इमेजिनेटिव लाइफ क्रिएट की सिडनी की, कि वो किस तरह से थे जब वो ज़िंदा थे, किस तरह से वो जवानी में थे और किस तरह से उनकी डेथ हुई और कब हुई और किस तरह से हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने एस्ट्रोफिल के अंदर मेंशन की। और ये जो डेट है कि एस्ट्रोफिल पब्लिश कब हुई, ये नॉट नोन है, इज़ अननोन। हमें नहीं पता कि एस्ट्रोफिल जो है वो कब पब्लिश हुई। ठीक है ना। It is assumed to be one of the latest formal elegies on Sydney, composed sometime between 1591 से 1595। तो ये फॉर्मल जो है, इससे जो है एस्ट्रोफिल को वन ऑफ द फॉर्मल एलिजीज़, यानी कि फॉर्मल एलिजीज़ के अंदर इसको काउंट किया जाता है एस्ट्रोफिल को, और ये माना जाता है, एज्यूम किया जाता है, यानी कि गेस है, ये स्पेकुलेशन है कि इसको 1591 से 1595 के दरमियान जो है किसी टाइम एस्ट्रोफिल को कंपोज किया गया था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है हमें कि किस टाइम इसे कंपोज किया गया। एस्ट्रोफिल अपीयर्स एज अ कम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड पोइम, क्योंकि ये एलिजी है तो कम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड पोइम है, विद अ नंबर ऑफ यूरोपियन क्लासिकल सोर्सेज इंक्लूडेड रॉन्सर्ड एंड ओविड। तो रॉन्सर्ड की जो पोइम थी, मैंने आपको अभी बताया कि रॉन्सर्ड की पोइम थी जिसकी बेस के ऊपर जो है जिसको सोर्स बनाया गया था, और एस्ट्रोफिल को उधर से देखकर या उसको सोर्स बनाकर और एस्ट्रोफिल लिखी गई। तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं, यानी कि जो हमें पता चलता है, स्पेंसर ने दो लोगों को सोर्स बनाया था, दो लोगों की राइटिंग्स को सोर्स बनाया था, एक रॉन्सर्ड है एंड दूसरा जो है सेकंड जो है वो है ओविड, और फिर उन्होंने जो है अपनी एलिजी जो है एस्ट्रोफिल वो कंप्लीट की थी। ठीक है, दो सोर्सेज थे, प्रिंसिपल सोर्सेज रॉन्सर्ड और ओविड जो है, इन लोगों की राइटिंग को सोर्स बनाकर स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल जो है वो एक कम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड पोइम जो है वो कंप्लीट की। The period between Sydney's wounding and death is imagined in 10 stanzas between Astrophil's wounding and death। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया था ना इसकी पूरी लाइफ के बारे में, सिडनी की लाइफ और डेथ सारी की सारी जो है वो एक फैंटेसी की तरह क्रिएट करके एस्ट्रोफिल के अंदर दिखाई गई है। तो वो बता रहे हैं कि सिडनी जो है जब वो वाउंड हुआ और जब उसकी डेथ हुई, ये 10 स्टेंजा से लेके एस्ट्रोफिल यानी कि एंड तक जो है यानी कि दिखाया गया है कि किस तरह से जो है सिडनी जो है वो वाउंड हुआ था और किस तरह से जो है उसकी डेथ हुई थी। 10th स्टेंजा से, यानी कि एस्ट्रोफिल का जो 10वां स्टेंजा है वहाँ से ये दिखाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से सिडनी जो है वो ज़ख्मी हुआ और फिर किस तरह वाउंड की वजह से उसकी डेथ हुई। It has also been suggested that the poem is a mediocre and lacking the simplicity belonging to the expression of true feeling because Spencer was sincerely mourning Sydney's death। Mourning का मतलब होता है वाकई अफसोस करना या दुखी होना, ठीक है ना, mourn करना।
अब यहाँ पे क्या है, असल में बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स जो हैं वो एस्ट्रोफल के अगेंस्ट थे, वो एस्ट्रोफल उन्हें पसंद नहीं थी, यानी कि बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था एस्ट्रोफल को। क्यों? क्योंकि इसकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा कूल थी, ठीक है, कूल और कंपोज किस्म की टोन थी इसकी। तो हुआ क्या था कि क्रिटिक्स कहते थे कि ये जो पोइम है ये इस तरह की पोइम है कि वाकई ही लगता है कि स्पेंसर जो है वो सिडनी की डेथ के ऊपर बहुत अफसोस में थे, दुखी थे, और वो जो है वो कोई जो आप एक कहते हैं ना, एक उनका कोई वो ये सोच नहीं रहे थे कि वो कोई पोइम कंपोज करना चाहते हैं। वो वाकई ही जो राइटिंग उन्होंने की, वो राइटिंग उन्होंने इसलिए की थी कि वो दुखी थे, ठीक है ना, वो दुखी थे और उस दुख में उन्होंने वो राइटिंग की थी। उस टाइम उनका ये मकसद नहीं था कि वो कोई जो है वो पोइम क्रिएट करेंगे, और जिसकी वजह से ये सजेस्ट किया जाता है कि ये जो पोइम है ये मीडियोकर है, और ये सिंप्लिसिटी जो कि एक पोइम को, ये एक्सप्रेशन को जिस तरह से एलिगी को होना चाहिए, वो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं हैं। ये पोइम जो है वो तमाम उन चीज़ों को लैक कर रही है, क्योंकि स्पेंसर जो है वो वाकई ही सिंसियरली जो है वो सिडनी की डेथ के ऊपर दुखी थे और मॉर्न ही कर रहे थे। उनका मकसद कोई एक स्पेशल या अच्छा जो है वो लिटरेरी पीस क्रिएट करना नहीं था। Therefore Spencer was too emotional and attached to the subject matter to write a good poem। वही बात है ना कि उनका जो असल में वो सब्जेक्ट मैटर के साथ, यानी कि जो बात वो कर रहे थे उसके साथ स्पेंसर बहुत ज़्यादा अटैच थे। वो जो बात कर रहे थे वो वाकई ही उसको सही तरीके से कर रहे थे, यानी कि वाकई अपने दुख का इजहार कर रहे थे। तो इसलिए वो उस टाइम ये नहीं सोच रहे थे कि मैंने कोई एक अच्छी चीज़, एक लिटरेरी पीस, आउटस्टैंडिंग लिटरेरी पोएम क्रिएट करनी है, नहीं, वो उस टाइम वाकई ही दुखी थे और अपने दुख का इजहार कर रहे थे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट मैटर किस तरह का, मतलब सिडनी ये एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी है, और इसके बारे में पता होना चाहिए कि आप लोगों को ये भी पता है कि इसका अननोन है, एजम्प्टेड डेट आप लोगों को पता होना चाहिए कि एज्यूम किया जाता है कब लिखी गई है, और ये भी पता होना चाहिए कि बेस या प्रिंसिपल सोर्स जो है वो एस्ट्रोफल का वो कहाँ से लिया गया, किसको लिया गया, और सिडनी को जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है इस पोएम के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो आपको जो है वो याद करनी पड़ेगी या आपको और समझनी पड़ेगी। फेरी क्वीन जो है ये वाकई ही बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फेमस जो है वो पोइम है, एपिक पोइम है ये। अच्छा, तो ये जो पोइम है, एपिक पोइम, ये स्पेंसर ने स्टार्ट की थी 1580 में लिखना, और 10 साल इसकी राइटिंग में जो है स्पेंसर ने गुजारे, और जो फर्स्ट 3 बुक्स हैं इसकी वो कंप्लीट हुई, यानी कि 1580 में इन्होंने लिखना स्टार्ट की थी और 10 साल लगे थे, और फिर जाके फर्स्ट 3 बुक्स जो हैं फेरी क्वीन की वो कंप्लीट हुई थी, और ये पब्लिश हुई थी 1591 में, ठीक है। फेरी क्वीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड वर्क्स ऑफ स्पेंसर, बहुत फेमस वर्क है। बहुत से लोग हैं जो कि लिटरेचर नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्हें ये वर्क का पता है कि फेरी क्वीन जो है एक लिटरेरी पीस है, एक एपिक पोइम है। अच्छा, और ये जो 3 बुक्स हैं जो कि स्टार्टिंग में लिखी स्पेंसर ने, वो इन्होंने एज्यूम ये किया जाता है कि जब ये आयरलैंड में थे तो उस टाइम इन्होंने फेरी क्वीन जो है वो लिखनी स्टार्ट की थी, और फर्स्ट 3 बुक्स वहीं लिखी थी। अब प्लानिंग अगर स्पेंसर की देखी जाए तो वो ये थी कि 24 बुक्स ये लिखेंगे, लेकिन अपनी डेथ से पहले सिर्फ 6 बुक्स ये लिख पाए थे, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेंसर ने कितनी बुक्स लिखने की प्लानिंग की थी, तो 24 बुक्स लिखने की प्लानिंग की थी स्पेंसर ने फेरी क्वीन की, लेकिन लिखी कितनी थी, सिर्फ 6। और हर बुक के अंदर जो हीरो है वो डिफरेंट विर्चू को, यानी कि डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हर बुक के अंदर डिफरेंट हीरो है और वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्थर जो है वो आप समझें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राउंड टेबल नाइट्स हैं और जो किंग आर्थर हैं वही किंग आर्थर हैं यहाँ पर फेरी क्वीन में भी स्पेंसर ने जो यूज़ किए हैं कैरेक्टर किंग आर्थर का। लेकिन यहाँ पर इनका कैरेक्टर जो है वो एज अ नाइट या एज अ किंग नहीं है, बल्कि इनका जो कैरेक्टर है, यानी कि जो रोल है फेरी क्वीन के अंदर आर्थर का, वो ये है कि वो बार बार आते हैं, यानी कि डिफरेंट बुक्स के अंदर काफ़ी सारे सीन्स हैं जिनमें वो डिसअपेयर हो जाते हैं, फिर दोबारा से आ जाते हैं, यानी कि कोई काम, उनका कोई मिशन है या कोई बात है थोड़ी सी वो करते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं उनका रोल, और फिर नेक्स्ट बुक में किसी और सीन में कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो दोबारा रीअपेयर हो जाते हैं। थ्रू आउट द पोइम उनका यही है कि जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो आते हैं, वरना नहीं आते। और वो कर क्या रहे हैं, उनको दिखाया जाता है कि वो एज अ किंग ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, वो एज अ नाइट भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि फेरी क्वीन के अंदर वो सर्च कर रहे हैं फॉर हिज लव ग्लोरियाना, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्वीन एलिजाबेथ को। यानी कि किंग आर्थर जो हैं वो फेरी क्वीन के अंदर अपनी जो लवर है जिसका नाम ग्लोरियाना दिखाया गया है फेरी क्वीन के अंदर, असल में वो रिप्रेजेंट कर रही है क्वीन एलिजाबेथ को, और किंग आर्थर जो हैं वो उसको सर्च करते हुए दिखाई देते हैं थ्रू आउट द फेरी क्वीन 6 बुक्स के अंदर।
ठीक है ना। जो सेटिंग है लैंड ऑफ फेरी एंड इट्स क्वीन की, वो है ग्लोरियाना रिप्रेजेंटिंग द क्वीन एलिजाबेथ। यानी कि स्पेंसर ने एक ऐसी सेटिंग क्रिएट की है कि एक लैंड है फेरीज का और उसकी क्वीन है, और उसकी क्वीन जो है वो ग्लोरियाना दिखाई गई है, ठीक है ना। और ग्लोरियाना किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि वो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो एक लैंड दिखाया गया है फेरीज का और उनकी क्वीन है, और वो क्वीन जो है वो ग्लोरियाना है, और वो ग्लोरियाना जो है वो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट कर रही है। स्पेंसर डेडिकेटेड फेरी क्वीन टू क्वीन एलिजाबेथ एंड अर्न द टाइटल ऑफ पोएट लॉरेट। अच्छा, अब क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ को ही दिखाया गया था फेरी क्वीन के अंदर, तो स्पेंसर ने अपना ये जो वर्क था फेरी क्वीन, ये क्वीन एलिजाबेथ को जो है वो डेडिकेट कर दिया था, ठीक है। और इस डेडिकेशन मतलब डेडिकेट कर दिया उन्होंने अपना वर्क, तो उसकी वजह से क्वीन एलिजाबेथ ने इनको टाइटल दिया था पोएट लॉरेट का, ठीक है, यानी कि प्रीमियर पोएट ऑफ द इंग्लैंड। और उसके साथ साथ उनको एक टाइटल मिला प्रीमियर पोएट ऑफ द इंग्लैंड, और साथ साथ क्या हुआ कि उनको स्टाइपेंड भी मिला 50 पाउंड्स का, यानी कि हर साल एनुअली उन्हें 50 पाउंड्स दिए जाते थे, इस वजह से कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अमेजिंग और रिकग्नाइज्ड किस्म का वर्क किया था, और फिर वो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट कर दिया था। अगर हम एपिक डिटेल्स में जाएं तो इसकी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 6 बुक्स हैं और 12 कैंटोज हैं, 6 बुक हैं, 12 कैंटोज हैं, और ईच विद एटलीस्ट 40 स्टेंजास, ठीक है। यानी कि 6 बुक्स हैं, 12 कैंटोज हैं, और हर कैंटो के अंदर हर कैंटो जो है उसके अंदर कंटेन करता है 40 स्टेंजास, ठीक है ना। स्पेंसर इन्वेंटेड अ 9 लाइन स्टेंजा। अब आप स्टेंजा भी देखें, स्टेंजा जो है वो 9 लाइन्स का स्टेंजा है। ईच लाइन राइम्स इन ए बी बी सी सी पैटर्न। ये स्टेंजा का यानी कि फेरी क्वीन का जो स्टेंजास का पैटर्न है वो ये है जो अभी आपको मैंने बताया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 बुक्स हैं फेरी क्वीन की, 12 कैंटोज हैं और 40 स्टेंजाज हैं। 1 स्टेंजा जो है वो 9 लाइन्स का है, उसकी राइम स्कीम क्या है, और यही वो स्टेंजाज हैं या यही वो फॉर्म है, यूनिक फॉर्म, जिसे बाद में स्पेंसरियन स्टेंजा का नाम दिया गया, क्योंकि इन्होंने एक नया फॉर्म का स्टेंजा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके अंदर 9 लाइन्स थी, ठीक है। ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी है बुक बाय बुक कौन सी हीरोज़ हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हीरोज़ हैं। बुक 1 के अंदर कौन हीरो है, विर्चू है, यानी वैल्यू ऑफ हॉलीनेस दिखाई है जिसके अंदर रेड क्रॉस नाइट को हीरो दिखाया है, ठीक है ना। फिर टेम्परेंस दिखाई है जिसके अंदर सर जिवोन को हीरो दिखाया है। फिर चैस्टिटी दिखाई है जिसके अंदर ब्रीटोमॉट जो है वो वर्जिन फीमेल वॉरियर इज़ अ हीरो। फिर फ्रेंडशिप दिखाई है, तो 2 लोग होंगे तो ही फ्रेंडशिप दिखाई जाएगी, तो कैम्बल और ट्रायामाउंट जो हैं ये हीरोज़ थे बुक 4 के। बुक 5 के अंदर जस्टिस दिखाया है जिसके अंदर आर्टिगल जो है वो हीरो है। फिर कर्टिसी दिखाई है बुक 6 के अंदर जिसके अंदर कैलिडोर जो है वो हीरो दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह तमाम के तमाम जो हैं वो हीरोज़ जो हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट हीरोज़ दिखाए गए हैं, और हर हीरो जो है वो डिफरेंट विर्चू या वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एमोरेटी एंड एपिथैलेमियन जो हैं ये दोनों के दोनों वर्क्स जो हैं ये कहा यह जाता है कि 1595 में ही ये जो है ये लिखे गए थे या पब्लिश हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ 94 है एक्सपेक्टेड डेट क्योंकि है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़े से मसला है, तो 1594 और 95 दोनों मैंने लिख दिया, लेकिन अक्सर जगह पे 1595 भी मेंशन किया गया है, ठीक है। एमोरेटी जो है ये कलेक्शन है 88 सोनेट्स की। स्पेंसर की जो सोनेट्स थी उसकी 88 सोनेट्स की कलेक्शन को नाम है एमोरेटी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेंसर की जो 88 सोनेट्स हैं उसकी कलेक्शन का नाम क्या है, या एमोरेटी के अंदर कितनी सोनेट्स हैं, तो 88 सोनेट्स हैं। और ये टाइटल है इटालियन डिसेंट का टाइटल है ये एमोरेटी, ये देख लें आपको पता लग गया होगा, इंग्लिश वर्ड नहीं है, इटालियन है, ठीक है ना। सोनेट्स वर इन एलिजाबेथन स्टाइल वर्स, यानी कि पहले उसने स्पेंसरियन स्टेंजा यूज़ किया स्पेंसर ने, और जब सोनेट्स लिखी तो एलिजाबेथन स्टाइल जो था वो यूज़ की, एलिजाबेथन स्टाइल की वर्स जो है वो यूज़ करके सोनेट्स लिखी। अच्छा, it is believed that the lady the verses were directed to or about was a woman that became his wife since it was released shortly after his marriage। तो कहा यह जाता है कि सोनेट के अंदर जो वुमेन दिखाई गई है, जो फीमेल जो लेडी दिखाई गई है जिसके बारे में बात की गई है या जिसको सोनेट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, वो असल में एडविन स्पेंसर की अपनी वाइफ थी, क्योंकि स्पेंसर ने शादी के कुछ अरसे बाद ही जो है वो एमोरेटी जो है वो रिलीज़ की थी। अब अगर हम एपिथैलेमियन को देखें तो उसके अंदर क्या है, एपिथैलेमियन बेटा, ये जो वर्ड्स है ना इनकी आप प्रोनाउंसिएशन चाहें तो गूगल से आप चेक कर लें,
ठीक है। लेकिन ये भी देखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन के इस तरह की फिर याद कीजिएगा कि आपको इनके स्पेलिंग्स भी याद हो, ये ना हो आप स्पेलिंग्स गलत करते हैं प्रोनाउंसिएशन के पीछे पीछे, ठीक है ना। तो एपिथैलेमियन जो थी वो रिलीज़ की थी शॉर्टली देयर आफ्टर, मीन्स कि एमोरिटी हुई और उसके बाद एपिथैलेमियन हुई। एपिथैलेमियन क्या होता है ये मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ। ये जो पहले ज़माने के लोग थे, जब स्पेंसर बिलोंग करते, तो उस ज़माने में क्या होता था, शादी से पहले ना जब यानी कोई सॉन्ग्स गाए जाते थे ब्राइड के लिए, और स्पेशली ये जो होता था एपिथैलेमियन, ये वो सॉन्ग्स, उन सॉन्ग्स को कहा जाता है जो कि ब्राइड के बारे में गाए जाते थे और इसके अंदर उसकी तारीफ़ भी की जाती थी और उसके साथ साथ ब्लेसिंग्स भी ली जाती थी, ठीक है ना। तो ये वो उन सॉन्ग्स को कहा जाता था। तो अभी हम देख लेते हैं क्या है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट माइनर पोइटिक वर्क्स। ये जो है एक माइनर पोइटिक वर्क है लेकिन फाइनेस्ट है, यानी कि बहुत कमाल का और छोटा पोइटिक वर्क है एपिथैलेमियन, ठीक है। एपिथैलेमियन विच इज़ अ पोइम कंपोज टू सेलिब्रेट अ मैरिज, यानी कि मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए एक पोइम जो है वो थी, और यूजुअली कंटेनिंग सजेस्टिव लैंग्वेजेस एंड इनोडियोज। तो सजेस्टिव का मतलब ये है कि कोई बात करना कुछ और सजेस्ट कुछ और करना। ये सजेस्टिव का मतलब होता है कि इशारों की ज़ुबान में बात करना, और एलेंडियो का भी यही मतलब होता है कि इशारों की, ये सजेस्टिव या इशारों की ज़ुबान में बात करना। तो ये एपिथैलेमियन जो था ये एक पोइम थी जिसको कंपोज किया जाता था मैरिज की सेलिब्रेशन के लिए, यानी कि शादी की खुशियों को बढ़ाने के लिए या शादी की खुशियों में को एंजॉय करने के लिए जो सॉन्ग्स वगैरह या पोइम्स वगैरह क्रिएट की जाती थी, जो कि पहले ज़माने में लाजमी होती थी, उन्हें एपिथैलेमियन कहा जाता था। अच्छा, तो ये जो वर्ड है ट्रेडिशनल एपिथैलेमिया डिराइव फ्रॉम सॉन्ग संग्स बाय क्राउड ऑफ वेडिंग सेलिब्रेशंस, यानी कि पहले क्या होता था, सेलिब्रेंट्स जो लोग शादी में शरीक होने के लिए आते थे वो जो गाने गाते थे उनको कहते थे एपिथैलेमिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब पोइट्स ने खुद से क्रिएट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसको नाम देना शुरू कर दिया था एपिथैलेमियन, ठीक है ना। तो डेडिकेशन ऑफ द प्रोसेशन टू द चर्च, अब जब वो चर्च को मतलब जिस तरह बारात लेके जाते हैं ना हमारे यहाँ, तो वहाँ पर क्रिश्चियंस में क्या करते थे, वो एक प्रोसेशन यानी कि काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर वो चर्च में जाते थे, ब्राइड भी और जो ग्रूम है वो भी। तो उस प्रोसेशन के दौरान जो सॉन्ग्स गाए जाते थे जाते हुए रास्ते में, उसे एपिथैलेमिया कहा जाता था। As common in epithalamia, we find young boys and girls prominently displayed in festivities as minstrels. तो गर्ल्स और बॉयज़ को as minstrels दिखाया जाता था। गर्ल्स और बॉयज़ को दिखाया जाता था कि वो किस तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं शादी की या फेस्टिविटीज़ जो हैं यानी कि फंक्शन की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें किस तरह से वो शरीक हो रहे हैं। मिन्स्ट्रल क्या होता है? मिन्स्ट्रल होता है जो आप कह सकते हैं कि जो मिडिवल जो सिंगर्स होते थे या म्यूजिशियंस होते थे ना, जो कि हीरोइक पोइट्री या फिर कुछ गाते थे और साथ म्यूज़िक को कंपनी करने की कोशिश करते थे, उन्हें मिन्स्ट्रल्स कहते थे। तो होता क्या था, ये मैंने आपको बताया ना, प्रोसेशन जब जा रहा होता था तो गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो शादी की फेस्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, शो करने के लिए, फेस्टिविटीज़ या खुशियाँ जो हैं दिखाने के लिए वो एज ए मिन्स्ट्रल्स जो हैं वो एक्ट करते थे, मीन्स के गाने गाते थे, सॉन्ग्स या पोइम्स जो है वो गाते थे या पढ़ते थे। The poet now digresses once more to comment on the bride's loveliness। अगर आप हम देखें एपिथैलेमियन जो है जो कि स्पेंसर ने लिखी है उसके अंदर क्या है, तो पोएट जो है उसके अंदर क्या कर रहा है, वो दोबारा से अपनी ब्राइड की जो है लवलीनेस वो शो कर रहा है। पोइम जो है वो क्विकली टेक्स अ मोर रेवरेंट टोन एज द सेलिब्रेंट्स एंटर द चर्च। और जैसे ही जो है आप कह सकते हैं कि सेलिब्रेंट्स जो हैं, जो यानी कि जो लोग थे जो कि शादी में शिरकत के लिए आए थे, वो चर्च के अंदर एंटर होते हैं तो एक रेवरेंट सी यानी कि रिलीजियस टोन जो है पोइम की, वो पोइम जो है वो एक रिलीजियस टोन जो है वो ले लेती है। पहले क्योंकि वो ब्राइड की लवलीनेस शो कर रही थी ना, तो टोन उसकी और थी। अब जैसे ही लोग जो है वो चर्च के अंदर एंटर हुए हैं तो टोन जो है वो उसकी रिलीजियस टोन दिखाई है, पोइम की चेंज हो गई है। द लैंग्वेज बिकम्स डिसाइडेडली मोर क्रिश्चियन विद प्रेजेस ऑफ द लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड की प्रेजेस यानी कि खुदा की तारीफ़ें स्टार्ट हो गई हैं पोइम के अंदर ही, और जो लैंग्वेज है वो भी ज़्यादा क्रिश्चियन यानी कि ज़्यादा रिलीजियस लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जा रही है। और जैसे जैसे रात होती है और जो आप कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ मतलब कि जो काम कर रहे हैं यानी कि जो आप आप क्या कहते हैं उन्हें, जो रसूमात, जो ट्रेडिशनल जो रसूमात हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं शादी की, तो उसके साथ साथ जैसे जैसे रात जाती है तो पोएट जो है वो रिब्यूक्स करता है द आइडिया ऑफ एनी कर्स और ईवल, यानी कि बुराई या किसी का जो आप बुरी नज़र या जो कर्स होता है यानी कि किसी के ऊपर वो कर देना, मतलब कि आप कह सकते हैं कि बुरे ख्यालात जो हैं वो उनको ख़त्म करता है और रिब्यूक करता है उनको।
तो पोएट जो है जैसे जैसे रात होती है, जो उसके दिमाग में बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं, जो शक आ रहे होते हैं, जो उसके दिमाग में कर्सेस के भाई कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, तो उन तमाम चीज़ों को है वो शार्पली जो है रिब्यूक करता है। रिब्यूक का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करता है, डिसअप्रूव करता है, इन तमाम चीज़ों को दिमाग से, जहन से निकालने की कोशिश करता है। ठीक है ना। ईवल क्रिएचर्स दैट माई रूइन देयर हैप्पीनेस, यानी कि वो जो है कि ईवल क्रिएचर्स यानी कि बुरे कुछ ऐसे ना आ जाएं, कुछ क्रिएचर्स, कुछ लोग या लिविंग क्रिएचर्स जो कि आके उसकी खुशियाँ जो हैं, जिसमें वो बहुत खुश है फिलहाल शादी की वजह से, वो तमाम जो है वो रियून ना कर दें, यानी कि बर्बाद ना कर दें। तो पोइट जो है वो इन तमाम आइडियाज़ को बहुत मुश्किल से यानी कि क्रिटिसाइज़ करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और इनको डिसअप्रूव करता है। ठीक है। और एंड में क्या होता है, जैसे जैसे पोइम को एंड किया जाता है वैसे वैसे ब्लेसिंग्स जो है वो ऑल गुड थिंग्स ऑफ हेवंस आर आल्सो आस्क्ड फॉर एज द पोइट क्लोजेस हिज वर्क एंड डेडिकेट्स इट टू हिज न्यू ब्लशिंग ब्राइड। ब्लशिंग का मतलब होता है चीक्स का रेड हो जाना। ठीक है ना। और होता क्या है कि जैसे पोइट अपनी पोइम को एंड करता है तो वो खुदा से यानी लॉर्ड से या गॉड से तमाम जो ब्लेसिंग्स हैं अच्छी चीज़ों की, यानी कि तमाम अच्छी चीज़ें जो हैं, खुशियाँ जो हैं वो मांगता है। पोइम अपनी एंड करता है और एंड करते करते अपनी जो पोइम है, अपनी जो एपिथैलेमियन है, उसको वो अपनी ब्राइड के यानी कि अपनी जो उसकी दुल्हन है उसके नाम करता है, उसकी तारीफ़ें करता है, गॉड से जो है वो रिलीजियस बातें भी करता है बीच में। फिर वो जो एंड में करने लगता है, पोइम एंड करने लगता है, तो फिर वो क्या करता है, तमाम खुशियाँ जो हैं वो खुदा से मांगता है और अपनी ये जो पोइम है, ये जो सॉन्ग है, इसको अपनी न्यू ब्राइड के नाम करता है और इस तरह से अपना जो वर्क है, जो एक लिटरेरी पीस है, उसको एंड करता है। तो स्पेंसर ने जो एपिथैलेमियन थी और जो एमोरिटी थी, ये दोनों एज्यूम ये किया जाता है कि अपनी शादी के टाइम, ये शादी के वक्त पर लिखी थी, क्योंकि शादी के कुछ अरसे बाद ही बल्कि शादी के फ़ौरन ही बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया था। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.